हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है माइक चेक विद मोहित सिन्हा। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में और मेरी क्रिसमस भी। और साथ ही आप, मैं जानता हूँ ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आराम से चेयर पे क्यों नहीं बैठा हूँ, आज कोई गेस्ट क्यों नहीं है, उसका इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ, आज का जो पॉडकास्ट है ये पॉडकास्ट नहीं है। आज मैं आपको कुछ डबिंग टिप्स देने वाला हूँ। नया साल आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही कहीं से, वो मैं उन्हें दूँ। और आज मैं आपको कुछ डबिंग टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिसकी वजह से अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी डबिंग ट्राई नहीं की है तो भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि मैं डबिंग में अपना करियर बनाने के लिए क्या करूं। और जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करते हैं नंबर 1 टिप के साथ। हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या ज़रूरी है? जी हाँ, सांस, ब्रीदिंग। तो जब तक आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं होगा, आप वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं कर सकते हैं और आप अच्छे से डबिंग भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मुंबई जैसा शहर है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि हम कहीं बाहर से आ रहे होते हैं, हम किसी स्टूडियो में जा रहे होते हैं, कभी स्टूडियो साइज़ बहुत बड़ा होता है, कभी बहुत छोटा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार स्टूडियोज़ में बिकॉज ऑफ बहुत वर्कलोड रहता है तो प्रॉपर क्लीनिंग, फोम क्लीनिंग होने में बहुत वक्त लग जाता है। अब उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अगर अब छोटा स्टूडियो है लेकिन जो डर्ट है वो तो जमी हुई रहती है। तो जिनको आदत नहीं होती कि हाँ भाई ऐसे एनवायरनमेंट में करने की, छोटे सेटअप्स में करने की या फिर बहुत बड़े सेटअप्स में करने की, उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही वो माइक के सामने बैठते हैं या तो उनकी वॉइस में वो नेज़ल टच आने लगता है, और अगर नेज़ल टच नहीं आता तो उनको एलर्जिक फील होने लगता है, खांसी आएगी, छींक आएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को पता हो कि अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में हमें डब करना है तो हमें उसे टैकल कैसे करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग पे कंट्रोल हो, और उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक मैंने थिएटर में सीखी थी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपके लंग्स में थोड़ी पावर तो चाहिए, वरना आपको खांसी आ जाएगी, आप बात नहीं कर पाएंगे इसको करने के बाद। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज मेरे साथ करनी है। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे इसको रख लीजिए और वैसे वैसे करिए। मैं ये एक्सरसाइज 5 बार करूँगा और उसके बाद आप घर पे इसको कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर 5 बार आपको इसको मेरे साथ ही करना है। वरना अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो फिर चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको वोकल कॉर्ड्स पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो आप प्लीज़ जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिए। तो गाइज, आपको अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं, घुटने थोड़े से बेंड करने हैं, पीठ सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको पूरी ब्रेथ जहाँ तक आप खींच सकते हैं, जितनी आपके लंग्स में पावर है, खींचनी है और फिर होल्ड करनी है। मैं आपको ये प्रोसेस 8 से 10 सेकंड के बीच ही करके दिखाऊंगा। मैं और भी देर तक रोक भी सकता हूँ और होल्ड भी कर सकता हूँ, पर क्योंकि ये वीडियो है तो मैं उतना ही दिखाऊंगा जितना आपको समझ में आएगा। तो मैं 8 से 9 सेकंड या 10 सेकंड तक इसको होल्ड करूँगा, 8 से 10 सेकंड तक इनहेल करूँगा, और उसके बाद जितना मैक्सिमम मैं उस ब्रेथ के साथ एक्सहेल करूँगा वो आपको देखना है। मेन चीज़ इसमें एक्सहेल करना है। अगर आपने एक्सहेल सही से नहीं किया, गलत तरीके से किया, गला भी छिल जाएगा और आपको वोकल कॉर्ड्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत अच्छे से मुझे देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। दोनों हाथ हमने हल्का सा बेंड हो चुके हैं, पीठ सीधी है। अभी मैं नाक से ही सांस अंदर खींचूंगा लगभग 7-8 सेकंड तक। अब होल्ड कर रहा हूँ। नाउ एक्सहेल। अब हम इसको 5 बार लगातार करेंगे विदाउट एनी स्टॉपेज। गेट रेडी।
तो गाइस ये थी पहली एक्सरसाइज। उम्मीद है ऐसे करके आपको मज़ा तो मैं नहीं कह सकता आया होगा, क्योंकि इतनी मज़ेदार एक्सरसाइज नहीं है, बट थोड़ी टफ एक्सरसाइज है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्योंकि नीचे के एंगल पे ऐसे कर रहा था, ज़बान पूरी बाहर करके ही आपको एक्सहेल करना है, नाक से नहीं मुंह से करना है। और नाक से इनहेल करना है, होल्ड करना है और मुंह से एक्सहेल करना है। ये है इसका प्रोसेस और इसे आप ज़रूर करिए 5 से 10 बार। मुझे लगता है 10 बार से ज़्यादा आप करेंगे तो पेट में भी दर्द होगा और नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मैंने थिएटर के टाइम पे से करना शुरू किया था तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, क्योंकि पूरी आप जब हवा बाहर फेंकते हो तो पेट की जो मसल्स है ना वो अंदर खिंच जाती हैं। खैर, बट इसको ज़रूर करिए। ये आपको ना केवल आपका कोर स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि आपको किसी भी एनवायरनमेंट में आप डबिंग लगातार कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप अगर 10-12 घंटे का भी आपका सेशन है, लगातार पूरे दिन करना है, आप इसे सुबह करके जाइए थोड़ी देर, लेकिन तुरंत शुरू नहीं करना है। इसको करने के बाद आधा पौन घंटा रेस्ट कर लीजिए एंड देन आप करेंगे ना, तो आपका ना केवल नॉस्ट्रल पैसेज बिल्कुल क्लियर होगा, बल्कि आपका गला भी बिल्कुल साफ रहेगा। तो गाइज, अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको एक टंग ट्विस्टर के हिसाब से दूंगा, लेकिन ये टंग ट्विस्टर नॉर्मल टंग ट्विस्टर नहीं है। इसमें मतलब आपको बोलना है और फेशियल मसल्स चारों तरफ आपको मूव करने हैं। मतलब ऐसा करना है कि ठुड्डी से भी आप बात कर रहे हैं, आप इस गाल से भी बात कर रहे हैं, आप इस गाल से भी बात कर रहे हैं, आप नाक से भी बात कर रहे हैं, और हर जगह से जो आपके फेस में जो भी मसल्स हैं, ज़बान को एकदम फ्री करना है, ताकि कोई भी वर्ड आ जाए, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, उसमें आपकी ज़बान अटके ना, ये उसके लिए होता है। तो शुरू करते हैं। तो इस लाइन को आप पहले सुन लीजिए, हो सकता है थोड़ी सी आपको हंसी भी आएगी, पर ये लाइन ऐसी है जो थिएटर में मुझे सिखाई गई थी कि ढका कोसिया उम्पानाथ ढेंगचू किस्मी पासा। ढका कोसिया उम्पानाथ ढेंगचू किस्मी पासा। अब इसको मैं अपने फेशियल मसल का ढका कोसिया उम्पानाथ ढेंगचू किस्मी पासा, 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 ढका कोसिया उम्पानाथ ढेंगचू किस्मी पासा। देखा आपने? मुझे ऐसा करते देख के शायद आपको थोड़ी हंसी आई होगी। आप भी जब ऐसा करने की सोचेंगे आपको थोड़ी हेजिटेशन होगी, क्योंकि लोगों के सामने करना इतना आसान नहीं है। अपनी हेजिटेशन को तोड़ना भी डबिंग का एक पार्ट है, क्योंकि जब आपको डायरेक्टर, रिकॉर्डिस्ट और बहुत सारे लोग सामने से देख रहे होते हैं तो आप हेजिटेंट हो जाते हैं कि मैं सही करूँगा, गलत करूँगा, कहीं मैंने गलत कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि दोबारा बुलाएंगे नहीं, कहीं मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो सही नहीं है या प्रोनाउंसिएशन गलत निकल गया, कहीं मैं फंबल ना कर जाऊँ। ये सारे हेजिटेशन इंसान के अंदर होते हैं जब वो अपना कोई भी करियर स्टार्ट कर रहा होता है, स्पेशली जब डबिंग की बात मैं करूँ। ये जब आप करेंगे, इसको मैं तो कहूँगा कि आप अपनी फैमिली के सामने करो, अपनी हेजिटेशन को आप दूर करो। ये ना सिर्फ आपकी हेजिटेशन को दूर करेगा, बल्कि आपके सारे फेशियल मसल्स को भी खोल देगा। आप ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप कोई भी नॉर्मल लाइन अपने घर पे एक पन्ना पढ़ लो और फिर इसको चुपचाप कर लो। ऐसा करके कोई भी, ये ज़रूरी नहीं कि इसी लाइन को बोलना है, कोई भी एक लाइन आप ले लो लंबी सी, जिसको आप लगातार बोल पाओ। उसके बाद आप वो लाइन वापस से पढ़ो। आपको इतना डिफरेंस फील होगा ना उसके प्रोनाउंसिएशन में, डिक्शन में, थ्रो में, कि आप खुद ही अमेज हो जाओगे कि मैं खुद ही ऐसा बोल रहा हूँ। इसको आप पहले बात जो भी आप करेंगे एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करिएगा पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले। उसके बाद एक एक्सरसाइज को करिएगा कम से कम 3-4 बार 5 मिनट तक करिएगा और उसके बाद रिकॉर्ड करिएगा। फिर आप डिफरेंस देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा है। तो गाइज़, अब मैं आपको तीसरी टिप देने वाला हूँ। ये तीसरी टिप बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि ये मेरे लिए भी अभी थोड़ा आपको दिखाऊंगा मैं कि मैं कैसे इम्प्रोवाइज़ करता हूँ सीन्स में। जब हम क्राउड डब करते थे तो हमें पता नहीं रहता था, अचानक से 4-5 लोगों को उठाया और कहा कि वो देखो भाई बस स्टेशन है, अभी बोलना शुरू करो। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग एकदम भी, जिन्होंने कभी डबिंग नहीं किया है, जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की है, थिएटर नहीं किया, उनके लिए बड़ा ही टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि लाइफ में कभी पता ही नहीं है कि भाई बस स्टैंड पे क्या होता है, या आप किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। पता चला आप बहुत बड़े घर के हैं तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा बस स्टैंड कैसा होता है, या आप बहुत छोटे घर के हैं तो आपने बस स्टैंड तो देखा होगा पर एयरपोर्ट नहीं देखा होगा। तो हमें डबिंग में हर तरीके के रोल्स करने पड़ते हैं। तो बेसिकली मेरा जो आज मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इन्होंने कभी डबिंग नहीं की है, तो मैं उनको ये बताऊँगा कि अगर कभी आपको कुछ भी सीन में इम्प्रोवाइज़ करके बोलना हो तो कैसा होगा। तो मुझे नहीं पता, अभी ये जो कैमरे के पीछे हैं ज्योति, ये मुझे कोई भी एक वर्ड देंगी, मुझे नहीं पता ये कौन सा वर्ड देने वाली है, लेकिन ये देंगी। मैं आपके सामने अभी लगातार उसके बारे में 1 मिनट बात करूँगा
और आप देखना, हो सकता है मैं अटकूँ भी, मैं सोचूँ भी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कौन सा वर्ड रहेगा, लेकिन आपको करना ऐसे ही है, आपको लगातार बोलना है। ज़्यादा सोचना तो है, आपको वो इंसिडेंट्स याद करने की, कभी आप बस स्टैंड पे थे या नहीं थे, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको इमेजिन करके क्रिएट करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्योति आप बताइए मुझे कौन सा वर्ड दे रही हैं? कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो करना किसी के बस की बात इतनी आसानी से नहीं कर पाता कोई भी, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर पंच मारा और अगर पंच सही नहीं फूटा तो तालियां नहीं बजेंगी, आपको लगेगा कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो कि मुझे लगता है कि सबसे टफ है। लोगों को रुलाना आसान है, लोगों पे चिल्लाना आसान है, पर कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। नहीं होती भाई, कैसे कोई करेगा? अरे आप मुंह से कितना कॉमेडी कर लोगे? कॉमेडी करने के लिए आपको मतलब पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है। अगर आप नहीं रुके तो फिर आप गए, क्योंकि फिर ऑडियंस आपको देखेगी, अरे भाई आप तो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो कैसे करते हैं। अगर उनके किसी पंच पे मतलब नहीं कोई पंच फूटा तो क्या होगा, वो घबरा जाते कि अगले लाइन में कैसे बोलूँगा। तो कॉमेडी करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ह्यूमर होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ह्यूमर नहीं है तो फिर आप कॉमेडी मत कीजिए, आप नॉर्मल ड्रामा कीजिए। मुझे नहीं पता मैंने 1 मिनट बोला या नहीं, पर मैं जो दिमाग में आता गया मैं बोलता गया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा वर्ड बताइए। धुरंधर बहुत ही बढ़िया फिल्म है, अभी मैंने देखी कुछ दिनों पहले, लेकिन भाई बहुत लंबी फिल्म थी। मैं दिन में 5 घंटे निकाल ही नहीं पा रहा था कि मैं कैसे उस फिल्म के लिए 5 घंटे निकालूं। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, रात के 11 बजे जाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं वेस्ट कर सकता था वो मेरी नींद थी, तो मैंने वो कर दी। पर सच कहूँ तो वो वेस्ट नहीं हुई, एक्चुअली वो वर्थ हो गई, क्योंकि 11 बजे मैंने जब फिल्म देखनी शुरू की तो वो पहुँची मतलब ख़त्म हुई 3:30 बजे सुबह। 4 बजे मैं घर आया, 9 बजे से मेरा डब था। और बहुत अच्छा काम किया रणवीर सिंह ने, अक्षय खन्ना ने, अर्जुन रामपाल ने, सभी ने धुआंधार काम किया। क्या फिल्म डायरेक्ट की हुई है, मतलब ऐसी फिल्में बनना, मुझे लगता है ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए जिनको देख के आप एकदम ग्लूड हो जाओ, लगे नहीं कि 3.5 घंटा ऐसा लगे कि भाई 1 घंटा है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैंने जो डांस देखा वो भी बहुत बढ़िया था, एंड मैंने काफ़ी सारी रील्स भी उसमें बनाई हैं। तो आप भी जाके देखिए अगर अभी तक नहीं देखी तो। खैर मुझे लगता है मैंने 1 मिनट बोल दिया है, मुझे नहीं पता टाइमर क्या है, पर आप बताइए हो गया 1 मिनट? सो गाइज, ये होता है इम्प्रोवाइजेशन। मतलब आपको कभी भी कोई भी टॉपिक अचानक से मिल जाएगा और आपको उस पर बोलना है, आपको अपने लाइफ के इंसिडेंट्स याद करने हैं। मैं बहुत तेज़ स्पीड में बात कर सकता हूँ, तो मैंने बहुत जल्दी बोला। अगर आप उतनी तेज़ स्पीड में बात नहीं कर पाते तो आप आराम से बोलिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलिए। ऐसा मत करिए कि 2 लाइन बोल के अरे कॉमेडी पे क्या बोलें, अरे कॉमेडी तो आती ही नहीं है, ऐसा नहीं। आपको लगातार एक्टिवनेस, आपके अंदर कितनी एक्टिवनेस है, आप कितने स्मार्ट हैं, ये यहाँ पता चलेगा इम्प्रोवाइजेशन से जब आप डबिंग करने जाओगे। क्योंकि अगर कोई लाइन छोटी हो गई, कोई लाइन बड़ी हो गई, कोई लाइन आपको एडिट करनी ऑन द स्पॉट, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, राइटर ने उतना अच्छा नहीं लिखा, मैं और अच्छा सोच सकता हूँ, तो इम्प्रोवाइजेशन काम आता है। तो गाइज अब मैं बताता हूँ आपको अपनी चौथी टिप। तो चौथी टिप जो है वो है एम्फेसाइज करना शब्दों पे। जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो या आपके सामने कोई डायलॉग आता है तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे अगर मैं एक लाइन बोल दूं कि मेरा नाम है मोहित सिन्हा, अब इसको कहने के कितने सारे तरीके हैं। मेरा नाम है मोहित सिन्हा, 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 मेरा नाम है मोहित सिन्हा। हर एक वर्ड पे मैंने एम्फेसाइज किया, हर एक टोनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट थी पहले से। तो जब भी आपके सामने कोई लाइन आती है तो उसको कैसे बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ड पे एम्फेसाइज करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत वर्ड पे एम्फेसाइज कर दिया है तो फिर वो जो सीन का जो महत्व होता है, उस लाइन का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है। सो ये बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आपके सामने कोई स्क्रिप्ट आए, अगर आपके पास टाइम है, अगर वो डायलॉग को बोलने का टाइम है, तो आपको टाइम कैसे निकालना है। डबिंग में टाइम मिलता नहीं है आपको, तुरंत सामने सीन दिखाया, डबिंग डायरेक्टर होगा, रिकॉर्डिस्ट होगा, कहेगा सर ये टेक करते हैं, आपने 1-2 बार देख लिया, आप 1 बार और देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, 2 बार आप सीन को देखिए, समझिए कि कौन कैसे बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, क्या वो अमीर कैरेक्टर है, गरीब है, उसके हाथ पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी है, क्या वो इंसान मतलब वो सैल है या एकदम फ़नी है तो क्या बॉडी लैंग्वेज के साथ डब करना है, वो सैल है तो क्या बॉडी लैंग्वेज के साथ, क्या माइंडसेट के साथ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको 2 या 3 बार में जब आप सीन देखते हैं तो आपको रीड करनी है। अगर आपने रीड नहीं की, आप सीधे गए हाँ चलिए टेक करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पढ़ के आ जाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा आजकल करते हैं,
करते तो हैं, लेकिन ऑडियंस तक फिर पहुंचता क्या है? ऑडियंस तक पहुंचता है कि आपने पढ़ के आ गए, फिर वही चीज़, क्योंकि देखिए ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जिसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं हम, या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली वर्थ है कि नहीं हमारे देखने के लिए। तो आपको उस चीज़ को वर्थ बनाना है हर बार। तो इसके लिए एम्फेसाइज करना, कोई भी आप पुरानी स्क्रिप्ट उठा लीजिए, अपने कोई डायलॉग उठा लीजिए, एम्फेसाइज करके देखिए हर एक शब्द पे, जो सबसे बेस्ट आपको लगे ना उसी को यूज़ करिए। तो गाइस बस अब एक लास्ट टिप आपको दूंगा, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म होगा। अगर आपको ये आज का जो भी मैं सेशन कर रहा हूँ, अगर ऐसे सेशन पसंद आएंगे तो मैं आगे भी ऐसे 2-4 सेशंस अपनी जो भी गेस्ट आएंगे उनके बीच में रख सकता हूँ, आपको होपफुली मज़ा आया हो तो। सो लास्ट टिप मेरी यही रहेगी कि सीन को अच्छे से देखिए। सिंक डबिंग जो है, सिंक डबिंग करते समय आपको 5 चीज़ों को एक साथ करना होता है। पहली बात लिसनिंग, सुनना होता है। आप सुन रहे होते हैं कि स्क्रीन पे जो इंसान बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है। देखना होता है, जब आप देख रहे होते हो और सुन भी रहे होते हो तो 2 सेंसेस आपके एक साथ काम कर रहे हैं। तीसरा है आप स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हो। 3 चीज़ें एक साथ हो गई ना, आप सुन रहे हो कि कैसे बोल रहा है, आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, अब आप पढ़ भी रहे हो क्योंकि आपको वो पॉज मार्क करना होगा या समझना होगा कि मैं कहाँ पे पॉज लूँ। तो ये 3 सेंसेस तो आपके हैं। अब चौथा क्या है, आपको बोलना भी तो है। 4 सेंसेस हो गए, सुनना, देखना, बोलना और पढ़ना। ये 4 सेंसेस के साथ अब 5वां सेंस आपके अंदर आपको रखना पड़ेगा, जो कि डबिंग की मेन की है, और वो है समझना और इम्प्रोवाइज करना वाइल डबिंग। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए सिंक डबिंग सबसे लास्ट पार्ट है। सिंक डबिंग के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या इतना काबिल बन चुका हूँ कि मैं सिंक डबिंग करूँ। खाली बोल देना, सुना 2 बार, अरे मैं तो कर लूँगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, पर फाइनली वो होता नहीं है उनसे कुछ भी। होता भी है तो वो काम चलाऊ होता है। क्या हम, लेकिन हम इतनी दूर से अगर मुंबई आए, क्या काम चलाऊ काम करने आए? नहीं ना, हम अपने आप को साबित करने आए कि हम डिज़र्विंग हैं, हम कर सकते हैं, हम में वो बात है, हम में वो जज्बा है कि हम दुनिया से अलग हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना ही पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिया तो फिर जैसा सब कर रहे हैं वैसे ही आप भी करोगे। तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, उल्टा काम करना है। पहले तो समझना है। जब आप सीन समझ जाओगे, पहले कुछ मत सोचो, सुनो, देखो, पहले समझो कि सीन चल क्या रहा है। उसके बाद सीन को देखना चालू करो कि हाँ भाई सीन में चल क्या रहा है। उसके बाद उसे सुनना चालू करो। जब सुनेंगे तो आपके 2 सेंसेस ऑलरेडी समझ चुके हैं सीन में है क्या, देख चुके हैं। तीसरा सेंस आया कि अब आपने सुनना चालू किया। चौथा आपका पड़ाव है कि अब आप पॉज मार्क करना शुरू करो। और 5वां कि आप बोलेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला। तो ये 5 चीज़ें जब आप एक साथ करोगे तब आप एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट कहलाते हो। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, बट अगर अच्छा करना है तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो खैर, आज मैंने जो भी टिप्स आपको बताई, आप उन सबको फॉलो करिएगा, और मैं इस गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपकी डबिंग परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। डबिंग सिर्फ ऐसी आर्ट नहीं है कि आप कह दिए और बात खत्म हो गई। आपको समझना ज़रूरी है, आपको एक्टर ही बनना है। देखिए, एक्टिंग ऐसी हो कि लगे ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है, और डबिंग ऐसी हो कि लगे कि डबिंग नहीं एक्टिंग हो रही है। तो ये जब 2 चीज़ें आप मिला दोगे ना, तो एक्टिंग में डबिंग करो, डबिंग में एक्टिंग करो, तो फिर आप मतलब मैजिक क्रिएट करोगे। तो बस इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे नए साल पे दोस्तों, और तब तक के लिए मेरे शो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और देखते रहिए माइक चेक विद मोहित सिन्हा।